दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज इंडियन पॉलिटी का 12वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत कम समय में पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी आपके सामने दिया गया। इसमें और भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री में आपको पूरा कवर कराया गया। धीरे धीरे आगे के सब्जेक्ट भी आपको कवर करा दिए जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम आराम से बस पढ़ते चलिए, ठीक है। दोस्तों बेसिकली आज हम 12वें लेक्चर में पढ़ने वाले हैं विभिन्न आयोगों के बारे में, जैसे शीतलवाड़ आयोग का नाम सुना होगा, राजमन्नार आयोग का नाम सुना होगा, सरकरिया आयोग का नाम सुना होगा। इन सभी आयोग के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर अंतरराज्यीय और क्षेत्रीय परिषद जो हैं, कहां कहां पर क्षेत्रीय परिषद बनाए गए, उनका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है, वो सभी तथ्य मैं आपको बताऊंगा। वित्त आयोग के बारे में बताऊंगा, योजना आयोग के बारे में बताऊंगा, राष्ट्रीय विकास परिषद जो बना था उसके बारे में बताऊंगा, लोक सेवा आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, अनुसूचित जाति के आयोग के बारे में और अनुसूचित जनजाति के आयोग के बारे में और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। इन सभी तथ्यों पर हम आज ही चर्चा करने वाले हैं और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पॉलिटी बहुत कम वीडियोज में समेट कर आपके सामने रख दिया गया। इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर आपके लिए क्या खास दिया जा रहा है। देखिए लास्ट टाइम दोस्तों हम लोगों ने बात किया था केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जिसके अंतर्गत 3 तरह से मैंने आपको चीजें बताया था। सबसे पहले बताया विधायी संबंध, फिर बताया गया प्रशासनिक संबंध और फिर बताया गया वित्तीय संबंध। कुल मिला जुला के बताने का प्रयास यह किया जा रहा था कि केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय कैसे भी बना रहे, उसके लिए केंद्र राज्य संबंध बनाए गए थे, ठीक है। उन चीजों के बारे में बात किया गया था। समय समय पर बहुत सारी कमेटियां बनी हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में किसी बात को लेकर के मतभेद ना आ जाए, दोनों एक दूसरे के आधार पर एक दूसरे के विचारों पर और एक दूसरे को समन्वय और सहायता देकर चलते रहें। इसके लिए अनेक कमेटियां समय समय पर बनाई गई, जिसमें पहली कमेटी है यमसी शीतलवाड़ कमेटी। यमसी शीतलवाड़ एक व्यक्ति का नाम है, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था और 1966 में यह कमेटी बनाई गई थी। 1966 से लेकर के 1969, ये 1966 बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है। जरा कुछ याद करिए कि आपके इतिहास में क्या घटना घटित हुई थी 1966 में। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसी के जस्ट अगले साल की बात है 1966। दोस्तों ये 1966 में भारत में अकाल पड़ा था, बहुत भीषण अकाल पड़ा था, प्रोडक्शन बहुत कम हो पाया था और इसलिए इस समय में एक व्यक्ति बड़े फेमस थे, एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1966 वाला है। उसी समय यमसी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया और उस कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें कायदे की लाइन लिखा कि बिना संविधान को संशोधन किए, किसको, यानी संविधान को संशोधन नहीं करना है, बिना संविधान को संशोधन किए किसको, राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए, ऐसा उसने अपने रिपोर्ट में कहा। किसको स्वायत्तता देनी चाहिए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए बिना संविधान में संशोधन किए, ऐसा यमसी शीतलवाड़ ने कहा था। तो इतनी ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपकी परीक्षा में आने वाला नहीं है, ना ही आपके टॉपिक में है, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग या राजमन्नार जो कमेटी बनी थी उसमें क्या हुआ था दोस्तों, यहां पर जो व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर पीवी राजमन्नार। जैसे वहां पर यमसी शीतलवाड़ थे वैसे यहां पर पीवी राजमन्नार, इनका पूरा नाम है डॉक्टर पीवी राजमन्नार। इनकी अध्यक्षता में एक जो है कमेटी बनाई गई थी 22 सितंबर 1969 में। वो वाली 1966 में बनी थी और ये वाली 1969 में बनी थी। जब उसका रिपोर्ट आया ना उसके ठीक बाद ये वाली समिति बनी थी। अच्छा, नाम से भी आपको लग रहा होगा दक्षिण भारतीय व्यक्ति हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन स्पेशली किया। इस समिति के अन्य सदस्य में कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुलियार थे, ठीक है, पीसी चंद्रा रेड्डी थे, ये लोग इसके अन्य सदस्य थे। अच्छा, उन्होंने सुझाव भी दिया, तो क्या सुझाव दिया मैं चाहूंगा कि आप जरा सा उनके सुझाव पर चर्चा करिए। करा अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर देने चाहिए या तो राज्य को दे देना चाहिए। दोस्तों मैंने बताया था अवशिष्ट विषय क्या होता है, यानी कोई ऐसा विषय जिसकी चर्चा न तो संघ सूची में है, न तो राज्य सूची में, न तो समवर्ती सूची में। ऐसे में कहा गया था कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे दी गई है, वहां राज्यों का कोई बात नहीं था। तो यहां पे कहा गया कि जो अवशिष्ट विषय है या तो उसको समाप्त कर दिया जाए या तो उन्हें राज्यों को सौंप दिया जाए, ऐसा राजमन्नार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। राजमन्नार आयोग बना कब था, 1969 में। 1969 में अपने देश में कुछ हुआ था,
हाँ हुआ था। इसरो की स्थापना हुई थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नासा ने जो है चंद्रमा का मिशन किया था, पूरा किया था, ठीक है। तो ये सभी तथ्य भी आप याद रखिए, ठीक है। लिख रहा है एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, यह भी कहा राजमन्नार आयोग ने कि भारत में क्या होना चाहिए, एक अंतरराज्यीय परिषद बनाया जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है, अभी पढ़ाऊंगा, अभी आपको अंतरराज्यीय परिषद भी पढ़ाऊंगा, अभी आपको क्षेत्रीय परिषद भी पढ़ाऊंगा। आज की टॉपिक थोड़ी लंबी है, आराम आराम से पढ़ते चलिए, जल्दीबाजी में मत देखिएगा, ठीक है। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, ऐसा भी कहा गया। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, जिनके बारे में अनुच्छेद 312 में चर्चा किया गया है, वो भी पूरी की पूरी टॉपिक आज ही आपको पढ़ाई जाएगी। तो यहां पर अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया राजमन्नार आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि कुल मिलाजुलाकर राजमन्नार आयोग का फोकस ये था कि राज्यों को स्वायत्तता अधिक मिलनी चाहिए। तो ऐसे में केंद्र का दबदबा थोड़ा कम होगा, तब तो राज्यों का स्वायत्तता अधिक मिल पाएगी। तो उसके लिए केंद्र को दबाया जा रहा था और राज्यों को उठाए जाने के लिए जो है विचार यहां पर दिया गया। एक और आयोग आया था सरकरिया आयोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आयोग है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, राजमन्नार आयोग, सरकरिया आयोग, शीतलवाड़ आयोग, इन सभी का संबंध किससे है, ये केंद्र राज्य संबंध से सुझाव इन्होंने दिया है, संबंधित सुझाव दिया है। तो परीक्षा में एक सिंपल लाइन पूछता है कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित सुझाव किसने दिया है, तो बताइए सरकरिया आयोग ने दिया है, बताइए राजमन्नार आयोग ने दिया है, बताइए एमसी शीतलवाड़ आयोग ने दिया है। ऐसे करके आप याद रखिएगा। लिख रहा है केंद्र तथा राज्य के संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983, 24 मार्च को क्या मनाया जाता है बताओ, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि भगत सिंह को फांसी उसी दिन दे दिया गया था, ठीक है। और 24 को टीबी दिवस मनाया जाता है, ट्यूबरोकुलोसिस, ये ट्यूबरोकुलोसिस जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टीबी फैलता है, उसके लिए जो दिवस बनाया जाता है वो टीबी दिवस 24 को मनाया जाता है। तो कह रहा है 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकरिया, पूरा नाम था रणजीत सिंह सरकरिया, जनरली लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो रणजीत सिंह सरकरिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य सदस्य में जी सी रमण थे, एस आर सेन थे, अलग अलग थे, इतना नहीं याद रखना, आपको मेन याद रखना सरकरिया साहब को, ठीक है। करा इन्होंने 1987 में अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपा और कहा कि आयोग की जो रिपोर्ट औपचारिक रूप से दिया गया, अच्छा देखिए, एक होता है केंद्र सरकार को सौंप देना, एक होता है औपचारिक रूप से प्रकाशित कराना, तो वो 1988 में हुआ है। चलो, तो कुल मिलाजुला के सरकरिया आयोग में निर्णय क्या लिया गया, भाई सरकरिया आयोग ने बताया क्या, तो जरा देखिए क्या बताया जा रहा है। यहां पर पहला पॉइंट लिख रहा है कि केंद्र राज्य समस्याओं को हल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधान के अनुसार अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। इनसे पहले राजमन्नार आयोग में यह बात कही गई थी कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, यहां पर मान लिया गया कि हां अंतरराज्यीय परिषद बनना चाहिए। अब जाके अंतरराज्यीय परिषद बनेगा, ठीक है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। भाई केंद्र राज्य संबंध में अगर आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं करेंगे, ये तो वही वाली बात हो गई, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन बना तो, लेकिन कोई भारतीय सदस्य उसमें नहीं था, इसलिए उसका विरोध हो रहा था। तो अगर यहां पर राज्यों की बात आप करेंगे और राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल नहीं करेंगे, ये तो बुराई हो जाएगी ना। तो यहां पर कहा गया कि जो अंतरराज्यीय परिषद बनाया जा रहा है उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा यहां पर निर्णय लिया गया। अब देखिए पॉइंट 2 क्या दे रहा है, ये सरकरिया आयोग की रिपोर्ट की बातें हैं। करा केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में कोई संशोधन ना तो उचित है और ना ही आवश्यक। देश की एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र भी अनिवार्य है। आपने देखा राजमन्नार आयोग में कहीं ना कहीं केंद्र को दबाने की बातें चल रही थी, क्योंकि एक तरफ राजमन्नार आयोग कह रहा है कि राज्यों को प्रांतीय स्वायत्तता देना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए। तो अखिल भारतीय सेवा को समाप्त करेंगे तो नुकसान किसका? अरे सीधे सीधे बोलो ना कि आईएएस जो होते हैं, आईएफएस जो होते हैं, आईआरएस जो होते हैं, उनको समाप्त कर दिया जाए। यानी केंद्र का जो दबदबा है राज्यों पर वो आप हटाना चाह रहे हो, तो हटा दोगे तो बचेगा क्या? नहीं। तो यहां पर सरकरिया आयोग ने कहा कि नहीं, एक मजबूत केंद्र का होना भी आवश्यक है, एक मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है। तो ये यहां पर निर्णय लिया गया, ठीक है। उसके बारे में यहां पर कहा गया कि ना हो वहां पर ना ही किसी तरह का संशोधन उचित है, ना ही आवश्यक है, और एक मजबूत केंद्र भी होना चाहिए और राज्यों को स्वायत्तता भी देनी चाहिए। दोनों बातें में सोचिए, क्यों एक को दबाना और एक को उठाना, क्यों? दोनों के बारे में सोचिए। संविधान में संशोधन करके राज्यों को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राज्य सूची के कानूनों में संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया, ठीक है।
तो केंद्र अगर चाहे तो ऐसा कर सकती, भाई अगर राज्य चाहती है ऐसा करवाना तो कर दे, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर करा आयोग ने संविधान में संशोधन करके निगम कर का राज्यों के साथ बंटवारा करने की भी बात किया। आपको पता होगा भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वह है निगम कर, कारपोरेट टैक्स सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। अब कारपोरेट टैक्स जो होता है, कहा गया सरकारी आयोग की तरफ से कि कारपोरेट टैक्स का बंटवारा भाई थोड़ा हिस्सा राज्यों का भी है। क्यों? ये कंपनियां किसी राज्य में ही तो स्थापित हैं। अगर आप रिलायंस से कारपोरेट टैक्स वसूल रहे हो तो रिलायंस कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में तो काम कर रही है, तो कारपोरेट टैक्स में हिस्सा राज्यों का भी होना चाहिए, ठीक है। करा आयकर और उत्पादन शुल्क के बंटवारे से संबंधित सुझाव भी सरकारी आयोग ने दिया था। इतनी बातें आपके लिए आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ज्यादा है, इतनी बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखिए, अब बात आती अंतरराज्यीय संबंध की। वैसे मैं आपको अंतरराज्यीय संबंध नहीं पढ़ाता, सीधे आपको अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताता, लेकिन यार थोड़ा सा जैसे कोई बिल्डिंग बनता है ना, तो जमीन को खोद करके वहां नींव डालनी पड़ती है। अगर मैं अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बता दूंगा तो आप मतलब नहीं समझोगे कि बनाने की जरूरत क्या पड़ी। इसीलिए सबसे पहले अंतरराज्यीय संबंध के बारे में जानिए। अंतरराज्यीय संबंध, अंतरराज्यीय का मतलब है बहुत सारे राज्य का आपस में संबंध, ठीक है। तो क्या संबंध है, सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा है संविधान निर्माण के समय, जब ये संविधान बनाया जा रहा था ना, उसी समय संविधान बनाने वाले लोगों ने महसूस कर लिया था आगे चल के लड़ाई होगी। जैसे जब माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं और जरूरत से ज्यादा जन्म दे देते, 5, 6, 7, 8 को जन्म दे दिया, जान लो पक्का लड़ाई होगी, 50 साल बाद बड़ी मारपीट होने वाली है, ठीक है। वो पहले भी प्री डिसाइडेड होता है, होनी है। तो यहां पर देखिए संविधान निर्माण के समय यह महसूस किया गया था कि केंद्र और राज्यों के मध्य, राज्यों के बीच में विवाद तो आएगा ही आएगा, ऐसा महसूस किया गया था। और उसके लिए पहले से ही बना नहीं था, लेकिन 263 में अंतरराज्यीय परिषद होना चाहिए ऐसा कहा गया था। बना बाद में, चर्चा पहले ही हो गई थी। कैसे? अरे पता था। इसीलिए क्या होता है, शुरुआत में ही लोग पढ़ा लिखा कर अपने चीजों को बांट देते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, जीते जी ही अपने संपत्तियों का बंटवारा कर देते हैं कि लड़ाई झगड़ा न होने पाए, मरने के बाद सब एक दूसरे को मार डालेंगे गद्दी हथियाने के लिए, ठीक है। वही हो जाएगा हर्यक वंश जैसे चला करता था, ठीक है। नाम सुना होगा ना हर्यक वंश, बिंबिसार, ठीक है, नाम सुना होगा काला शोक बिंबिसार, ठीक है। तो सब याद रखिए। करें इन विवादों से निपटने के लिए परस्पर सहयोग और विश्वास की आवश्यकता होती है। अरे हमारे और लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए तो भी तो परस्पर सहयोग और विश्वास चाहिए, ठीक है। करा संविधान में इसके लिए कुछ नियम आदि की व्यवस्था की गई है जो कि विशेष रूप से हैं। तो जो नीचे दिए जा रहे नियम, उन नियम के बारे में देखिए। लिख रहा है एक दूसरे के सार्वजनिक कार्यों, मतलब चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का, अगर वो सार्वजनिक कार्य है, ठीक है, तो कह रहे एक दूसरे के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख तथा कार्यवाहियों पर पूरा विश्वास दिया जाए और उनको मान्यता प्रदान किया जाए। क्या ऐसा है आज? नहीं। हर राज्य एक दूसरे राज्य पर अंगुली उठाने को तैयार है, केंद्र राज्यों पर अंगुली उठाने को तैयार है, राज्य केंद्र पर अंगुली उठाने को तैयार है। क्या आपको लगता है कि पहला वाला कथन की पुष्टि यहां पर हो पा रही है? नहीं, आज के जमाने में पुष्टि नहीं है। कर परस्पर विवादों का न्याय के अधीन निपटारा करना। दोस्तों कोई भी विवाद होगा तो न्याय के अधीन उसका निपटारा किया जाएगा। काउंसिल बनी हुई है, उस काउंसिल में फैसला जाएगा और वहीं से जो है फैसला दिया जाएगा। कर नदी या घाटी के विकास आदि के लिए नदी बोर्ड की भी स्थापना की जा सकती है। भाई नदी है वो एक राज्य नहीं कई राज्यों से होकर बहती है, हो सकता है उसके जल को लेकर के विवाद हो जाए। भाई ऐसा हो सकता है, मान लो एक जगह से नदी आ रही है, किसी राज्य ने उस पर बांध बना लिया, पानी रोक दिया, और दूसरे राज्य में खेती कैसे होगी? पानी तो उसने रोक लिया, तो लड़ाई का विषय बनता है ना। तो क्या करें, फौज भेज दें? और राज्यों के कंट्रोल में फौज तो होते ही नहीं, फौज तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो क्या करें, अपने राज्य की पुलिस को भेज दे उस राज्य में लड़ाई करने के लिए? नहीं, ऐसे में नदी बोर्ड बनाए जाएंगे और वो फैसला लेंगे क्या होना चाहिए। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप तमिलनाडु को देख लो, कर्नाटक को देख लो, महाराष्ट्र को देख लो, कहीं नर्मदा नदी के जल को लेकर के, कहीं कृष्णा नदी के जल को लेकर के, कहीं जो है तुंगभद्रा के जल को लेकर के, ठीक है, कहीं कावेरी के जल के लेकर के, तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हैं ऐसे विवाद भाई। हाँ, करा अंतरराज्य नदी जल विवाद के लिए संसद अधिकरण भी स्थापित कर सकती है। अगर संसद को महसूस होता है कि कोई अलग से अधिकरण बनाया जाना चाहिए, ठीक है, तो बना सकती है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, क्षेत्रीय परिषद का भी गठन होना चाहिए। तो जब यहां निर्णय ले ही दिया गया कि अब अंतरराज्यीय परिषद बनाया जाना चाहिए, अगर झगड़ा आप चाहते हो ना हो तो एक अंतरराज्यीय परिषद बना दो और एक क्षेत्रीय परिषद बना दो, झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा में बचाव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी झगड़ा को बचाने के लिए, चाहे राज्य के झगड़े हो चाहे केंद्र राज्य के झगड़े हो, इनको बचाने के लिए अंतरराज्यीय परिषदों को बनाया गया। समझ गए ना? चलो अब देखो, करा संविधान में अनुच्छेद 263,
ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक हित के उद्देश्य से अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। सही बात है। अरे सार्वजनिक हित के लिए तो चाह रहे हैं कि भाई दोनों में क्या हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि केंद्र राज्य के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? ये आपने कई बार देखा होगा, दो राज्यों के बीच में जो रोड बनी होती है वो रोड काफी खराब होती है। क्यों? क्योंकि पहला वाला सोचता वो बना देगा, दूसरा सोचता वो बना देगा, ऐसे में दोनों नहीं बनाते हैं। हाँ, तो ये होना चाहिए। यहां पर अंतरराज्यीय परिषद होगा तो ऐसे मामले नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा वो निम्नलिखित कार्य भी कर सकती है। पहला लिख रहा है दोस्तों, करा राज्यों के बीच उत्पन्न विकारों, विकारों यानी विवादों, ठीक है, विवाद या विकार, ठीक है, विवादों की जांच और उन पर सलाह भी दे सकती है। अंतरराज्यीय परिषद का क्या काम है? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि झगड़े को निपटारा करने के लिए बनाया जा रहा है। तो जो विवाद है, जो झगड़ा है, उसकी जांच करे, उसका निपटारा करे, वहां सलाह दे, निर्देश दे काम अंतरराज्यीय परिषद का काम है। ठीक है, करा संघ और राज्यों के बीच में, ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यों के बीच में, खाली महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लड़ाई है तभी वो जो है निपटारा करेगी, नहीं। मैंने कहा आपसे कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है तो भी ऐसा काम करेगी। करे संघ और राज्यों या कुछ अथवा सभी राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों पर अन्वेषण, यानी कोई गलत हुआ है, कोई चीज गलत आ गई है, कोई गलत कानून बन गया है, तो उस पर अन्वेषण करना और उस पर विचार विमर्श करना भी इस अंतरराज्यीय परिषद का कार्य है। तो इसको याद रखेगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को ऐसी परिषद की स्थापना करना, उसका संगठन करना, प्रक्रिया और दायित्व के बारे में व्यवस्था करना, यह राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है कि राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करे। पूरा कंट्रोल अंतरराज्यीय परिषद का राष्ट्रपति के पास है। करा केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की भी स्थापना किया गया। यह तो शुरू में ही कर दिया गया था 1966 में। इसने अपना मसौदा 1969 में प्रेजेंट किया, जिस समय एमसी सीतलवाड़ वाला चल रहा था ना, उसी समय इसको बना दिया गया था, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ बनाने का खाका तैयार किया गया था कि कैसे क्या किया जाए कि केंद्र और राज्यों के बीच में रिलेशन अच्छा बना रहे। इस आयोग ने सर्वप्रथम अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बना नहीं। जिस समय इसने दिया कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, नहीं किया गया। राजमन्ना आयोग ने कहा नहीं किया गया, सरकारी आयोग ने कहा, तब माना गया कि भाई 3 लोग बोल रहे हैं, बना लो बना लो बना लो, चलो बना लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद पहले तैयार था, 263 पहले तैयार था, अंतरराज्यीय परिषद बना बाद में है। ठीक है, वो तो तैयार था कि हमारे संविधान सभा के नेता जानते थे कि दिक्कत होगी, इसलिए पहले ही सोच के रख लिए थे। ठीक है, आगे देखिए, करा आयोग ने सिफारिश की कि परिषद में प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, अब अच्छा, ये अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के नेतृत्व में होता जरूर है, लेकिन वहां पर अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया, तथा जो गृह मंत्री हैं देश के, जो वित्त मंत्री हैं और जो संसद में विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष वाले नेता को भी शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग अपनी मनमानी करने लगे, ऐसे में विपक्ष के नेता को भी जगह दिया गया और 5 क्षेत्रीय परिषदों से एक एक प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों को लिया गया। अब जाहिर सी बात है, अगर क्षेत्रीय परिषद को लाके जोड़ दिए हो तब तो आप यही पूछोगे ना, सर ये क्षेत्रीय परिषद क्या? जैसे चलो अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर लूं तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, गृह मंत्री में अमित शाह जी आ गए, वित्त मंत्री आ गए, ठीक है, विपक्ष नेता आ गए। ये परिषद क्या है सर? क्षेत्रीय परिषद क्या है? ये इसके मेंबर कैसे आ गए? तो सर जल्दी से आप क्षेत्रीय परिषद के बारे में बता दो। सुनो, कह रहा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बना, ठीक है, 1956 में, तो उस समय भारत को कुल 5 क्षेत्रों में बांट दिया गया। पूरे भारत को 5 क्षेत्रों में उसी समय बांट दिया गया। कह रहा प्रत्येक क्षेत्र को सामान्य हित के विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया। और यहां पर देखिए एक क्षेत्रीय परिषद बना सेंट्रल का, ठीक है, अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है सेंट्रल, सेंट्रल का है दक्षिण में है, पश्चिम में है और पूरब में। ठीक है, 5 है और भी देखिएगा। तो यहां लिख रहा है केंद्रीय क्षेत्र, अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और बीच में, ये 5 हो गए। क्या देख क्या रहे हो? मतलब हर चीज रटने पे आ जाते हो क्या? सुनो, सेंट्रल में क्या है? सेंट्रल में दोस्तों कहा गया मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इनको सम्मिलित किया गया और मुख्यालय इसका बनाया गया इलाहाबाद में। पर जो सेंट्रल क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्यालय कहां पर है? इलाहाबाद में है। जो दक्षिण की तरफ है, दक्षिण मतलब साउथ इंडिया में, वहां आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पांडिचेरी है, तेलंगाना भी है, तो उसका मुख्यालय बना दिया गया चेन्नई में। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। इसी तरह से पश्चिम में महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, दादरा है, नगर हवेली है, दमन दीव है, इन सभी को मिला करके मुंबई इसका हेडक्वार्टर दे दिया गया। पूरब की तरफ जाएंगे दोस्तों तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, सिक्किम, सिक्किम तक जाइए, सिक्किम से आगे पूर्वोत्तर में मत जाइए, खाली पूरब में जाइए, तो वहां का मुख्यालय कोलकाता दे दिया गया। उत्तरी वाले में दोस्तों करा उत्तरी में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी को मिला करके नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। इतना बनने के बाद
पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग से बनाया गया, ठीक है। करा इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम ये 1971 में बना, ये वाला पहले ही बन चुका था। ये तो 5 जो बने हैं ये 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था ना, उसी समय इसका डिक्लेरेशन हो चुका था। ये वाला पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम ये 1971 में बना जब बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई चल रहा था, ठीक है। करा इसके अधीन भी एक पूर्वोत्तर परिषद बनाई गई जिसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य, सिक्किम की चर्चा हम कर चुके हैं बिहार के साथ, तो सिक्किम मत डालिएगा यहां पर, वो पूरब में बिहार के साथ है। बाकी असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सभी को शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 5 हो गए, ठीक है। और इनके जो सदस्य होते हैं उनको भी अंतर्राज्यीय परिषद में शामिल किया जाता है। समझ गए ना, इतनी ही बात आपको याद रखनी है। कह रहा संगठन एवं संरचना। अच्छा, जो क्षेत्रीय परिषद होता है दोस्तों, इसमें किसको किसको शामिल करते हैं? वहां पे तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और जो विपक्ष का नेता है वो, और क्षेत्रीय परिषद के मेंबर को शामिल किया गया। वो तो वो तो अंतर्राज्यीय परिषद की बात थी। अगर मैं क्षेत्रीय परिषद की बात करूं तो यहां पर किसको किसको शामिल किया जाता है? लिख रहा क्षेत्रीय परिषद में उसमें उपस्थित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र अगर बना है, जैसे पांडिचेरी है तो पुदुचेरी का जो प्रशासक होगा, या दिल्ली है तो वहां का जो होगा एलजी होगा, या मुख्यमंत्री अगर है तो विधानसभा है तो मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। नहीं है तो वहां का एलजी आ जाएगा। तो जो भी मुख्य प्रशासक हैं या वहां के जो 2 मंत्री हैं उनको लिया जाएगा। और संघ का गृह मंत्री यानी केंद्र का जो गृह मंत्री है ये आएगा, और सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष, ये सभी मिलकर के इसका संगठन निर्माण करते हैं क्षेत्रीय परिषद का। एक मोटी मोटा अगर कार्य बताऊं क्षेत्रीय परिषद का, ठीक है, शॉर्टकट में, तो आपको क्या याद रखना है कि सम्मिलित राज्यों, जितने भी राज्य उसमें हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको आर्थिक, सामाजिक और सीमा विवाद, अंतरराज्य परिवहन यानी गाड़ियां एक दूसरे राज्य में आ रही जा रही हैं, ट्रेन एक दूसरे राज्य में आ रहा जा रहा है, हवाई जहाज की यात्राएं हो रही हैं, ठीक है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित इस तरह के लेकर के अनेक जो लड़ाई झगड़े हैं उन पर विचार विमर्श क्या देगा? ये क्षेत्रीय परिषद देता है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदें राज्य सरकारों और भारत सरकार को भी सलाह दे सकती है। सलाह देने की बात हो रही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। इतने तथ्य आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हैं। वैसे वित्त आयोग की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार चर्चा कर ही लेते हैं। वित्त आयोग के बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत बताया गया है, ठीक है, वित्त आयोग के बारे में। चलिए, करा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने स्वविवेक से प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या करता है? एक नवीन वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है, एक नवीन वित्त आयोग का गठन करता है। गठन देखिए, करा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के साथ साथ 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, वो अलग अलग मेंबर होते हैं। अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव जिसके पास खूब ज्यादा हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन क्वालिटी उसके पास कुछ होना चाहिए। शेष जो 4 मेंबर होते हैं उनका क्या हिसाब किताब है वो देखिए, ठीक है। करा कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस प्रकार की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति हो, ठीक है, टैलेंटेड व्यक्ति हो जिसको कानून वगैरह की खूब जबरदस्त जानकारी हो, उसको यहां रखा जाता है वित्त आयोग में। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान हो, ठीक है, कोई महान अकाउंटेंट टाइप का हो, अर्थशास्त्री, उसको भी रखा जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय विषयों और प्रशासन के बारे में एक व्यापक अनुभव हो, उसको रखा जाएगा। और अंतिम एक ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति को वित्त आयोग में सदस्य के तौर पर रखा जाता है, ठीक है। जिसको भी ध्यान दीजिएगा। कार्य लिख रहा है दोस्तों कि वित्त आयोग करता क्या है, हमारे देश में वित्त आयोग का काम क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 280 तो पढ़ लिया, लेकिन काम क्या है? लिख रहा है वित्त आयोग के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे जो आयकर है, जो इनकम टैक्स है, या जो अन्य कर लगाए जाते हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो संघ हो चाहे वो राज्य हो, कर अन्य करों से प्राप्त राशि का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बंटवारा जो होगा वो किस अनुपात में होगा। जैसे अगर आपके पिताजी ने जमीन लिया है तो किसको कितनी जमीन दी जाए, ठीक है। या जमीन बांटना तो आसान है कि नाप करके आधा आधा बांट दो, लेकिन अगर पैसा कहीं से आ रहा है, इनकम आ रहा है, तो वहां पर बंटवारा कैसे हो? तो भाई ये जो आय कर या जो अन्य कर है, जहां पे कहा जा रहा है कि नहीं राज्यों का भी हिस्सेदारी होगी, तो कितनी हिस्सेदारी होगी ये बताने का काम किसका है? ये बताने का काम वित्त आयोग का है। समय समय पर वित्त आयोग इसमें क्या करता है? रेशियो को घटाता भी रहता है और रेशियो को बढ़ाता भी रहता है, जैसा उसको उचित
लगे। ठीक है, आगे लिख रहा है भारत के संचित, यहां करेगा संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता देने का क्या सिद्धांत होना चाहिए। भाई आपने देखा होगा कई बार संघ की तरफ से या केंद्र की तरफ से राज्यों को सहायता दिया जाता है, अनुदान राशि दिया जाता है, वो सभी राज्यों को नहीं दिया जाता है, वो कुछ लिमिटेड राज्यों को दिया जाता है, कुछ लिमिटेड कंडीशन पे दिया जाता है। तो क्या उसके सिद्धांत होने चाहिए, वो भी वित्त आयोग क्या करता है, बताता है। कह रहा सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए कार्य या अन्य विषय के बारे में आयोग जो है राष्ट्रपति की सिफारिश करता है, मतलब कि एक दूसरे को सलाह देना, सुझाव देने का कार्य है। दोस्तों बहुत सारे वित्त आयोग बने हैं, इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 12, 13, 14, 15 आप याद रखो। 12वें वित्त आयोग की बात करें तो सन 2002 में बनाया गया था। सी रंगराजन का नाम आपने सुना होगा, उनकी अध्यक्षता में यह वित्त आयोग बना था 2005 से लेकर 2010 के लिए। समय जो था नियुक्त किया गया 2002 में, 5 से 10 के लिए काम किया इन्होंने। 13वां वित्त आयोग 2007 में आया, ठीक है, और डॉक्टर विजय केलकर का नाम सुना होगा, 2010 से 15 के लिए थे और वो इनकी अध्यक्षता में था। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाईवी रेड्डी थे, 2013 में इनको नियुक्त किया गया था, 2015 से 20 के लिए। ठीक है, तो याद रखेगा, यहां नियुक्ति याद रखेगा और प्लस किस वित्त वर्ष के लिए वो काम कर रहा है वो काम अलग से याद रखेगा। इसकी तुलना आप सरकार से मत करिएगा, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है कि 15वें वित्त आयोग का गठन। 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो हैं एनके सिंह। जनरली लोग याद करते हैं एनके सिंह, लेकिन एनके सिंह का पूरा नाम क्या है तो याद रखें नंद किशोर सिंह। ठीक है, लिख रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह, और इनकी अध्यक्षता में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, 15वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया। आर्टिकल 280 यानी जो अनुच्छेद 280 है उसके अनुसार वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इस प्रकार 15वां वित्त आयोग जो है वो 2021 से लेकर 26 तक के लिए बनाया गया। किसके लिए, 2021 से लेकर 26 तक के लिए 15वां वित्त आयोग बना। 2021 अभी आया नहीं, 15वां वित्त आयोग बन चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कह रहा है यह वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट भी सौंपा जाएगा। ठीक है, और आगे भी देखिए, इससे अभी हाल फिलहाल में आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आया था, बीओ की परीक्षा में प्रश्न आया था, तो ध्यान दीजिएगा। लिख रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग के गठन की बात करता है, जो हम लोगों ने सीखा। इस समय एनके सिंह उसके चेयरपर्सन है, मेन है, अध्यक्ष हैं, उनके बारे में देख लिया। कह रहा 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या है, ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक है। तो अभी जो समय है, ठीक है, ये जो समय है, क्योंकि अगर आप कैलेंडर ईयर पर बात करेंगे तो 2021 से 26 भी बोल सकते हैं, ये 21 से 26 बोलिए, या एग्जैक्ट टाइम आप याद रखिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर के, क्योंकि वैसे जो हम लोग आम कैलेंडर यूज करते हैं वो 1 जनवरी से मान के चलते हैं और यहां पर आप अप्रैल से मानते हैं। तो याद रखिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक के ये 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया एनके सिंह। ठीक है, करा लेकिन 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण, इस बार 2 नया बनाना, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण रिपोर्ट 2020-21 में बनाई गई और इसकी सिफारिशों को 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखा गया। समय भी थोड़ा सा यहां पे इंक्रीज किया गया, ठीक है, अक्टूबर तक इंक्रीज कर दिया गया, अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कहा गया रिपोर्ट। ठीक है, वरना अगर ऐसा कुछ ना होता, अमेंडमेंट ना होता, तो शायद ये रिपोर्ट पहले भी सौंपी जा सकती। तो इतनी बातें याद रखिए, इससे ज्यादा टेक्निकल चीजें आपको नहीं याद रखना है। रही बात योजना आयोग की, योजना आयोग को दोस्तों प्लानिंग कमीशन भी कहा जाता है। अब तो योजना आयोग समाप्त कर दिया गया, अदरवाइज यही योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता था। जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना, उन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का कार्य कौन करता था, योजना आयोग करता था। एनडीसी जो होता था, ठीक है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, वो क्या करता था, वो इसकी जांच परख करता था कि जो पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने ठाना क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जांच पड़ताल करता था। तो योजना आयोग, अब तो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया है, तो उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके बारे में नीति आयोग की बात यहां नहीं करते, पहले योजना आयोग देख लो, क्योंकि आज भी परीक्षा में योजना आयोग से संबंधित कई सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, जबकि इसको हटा दिया गया। लिख रहा है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित करके किया था। इसके लिए कोई अनुच्छेद वगैरह नहीं है, हमारे संविधान में अनुच्छेद ढूंढेंगे कि योजना आयोग कहां दिया, नीति आयोग कहां दिया है, उसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित करके इस योजना आयोग को बनाया था। ठीक है, और योजना आयोग का भारत के संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, इसीलिए योजना आयोग को गैर सांविधिक संस्था भी कहा जाता है।
यानी ऐसी संस्था जिसका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, ऐसे को गैर सांविधिक कहा जा सकता है। तो उसको याद रखेगा, एक गैर सांविधिक है। नीति आयोग भी गैर सांविधिक है। क्या नीति आयोग की चर्चा हमारे संविधान में है? नहीं, उसकी भी नहीं है, तो भी गैर सांविधिक है। तो इसको याद रखिए। कह प्रधानमंत्री इस आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। कह इस आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होता है, जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, लेकिन याद रखेगा यहां पर मंत्री जैसे पद नहीं होते। तो वहां पर भी एसईओ वगैरह होते हैं। ठीक है, एसईओ नहीं, सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उसको याद रखेगा। कह इसके अतिरिक्त 3 कैबिनेट मंत्री, जिसमें वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं, वो भी इसके अंशकालिक सदस्य हुआ करते थे, क्योंकि अब तो योजना आयोग है कि नहीं, तो अब अंशकालिक सदस्य की बात ही नहीं है। कह 3 पूर्णकालिक सदस्य भी होते, ये तो अंशकालिक वाले हैं। 3 पूर्णकालिक भी सदस्य होते थे, जो विधि विशेषज्ञ होते थे, कई विषयों के जानकार होते थे। वर्तमान में इसमें प्रधानमंत्री, वर्तमान नहीं करिए क्योंकि अब तो ये समाप्त हो गया है, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष, 4 मंत्री और 7 पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं। ठीक है, समय के अनुसार उनको बढ़ाया घटाया जाता है। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, उसकी स्थापना बाद में हुई है। जैसे योजना आयोग 1950 में बन गया 15 मार्च को, ये 1952 में बना है। 1952 में बना है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया था। ठीक है, अरे जापान में परमाणु हमला हुआ था 1945 में, लेकिन समय दिन यही था ना, तारीख यही थी 6 अगस्त 9 अगस्त। ठीक है, तो इसको याद रखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद ये राज्य तथा केंद्रों के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजनाओं को तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था। इसके लिए इस राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। संरचना में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसमें स्थान दिया गया। यह भी एक तरह की गैर सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसके लिए भी कोई अलग से अनुच्छेद नहीं है। तो अब जब हमारे संविधान में इसकी चर्चा नहीं, तो बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग बहुत डिटेल में, आज लोक सेवा आयोग भी पढ़ाने वाला हूं, निर्वाचन आयोग भी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आराम से देखते चलिए, कहां भागना नहीं है ना कहीं पर, तो आराम से देखिए। ठीक है, लोक सेवा आयोग, लेकिन भारत में लोक सेवा आयोग को लोकतंत्र का आधार माना जाता है। बिल्कुल है यार, लोकतंत्र का आधार माना जाता है लोक सेवा आयोग को। लोक सेवा आयोग को 3 भागों में यहां पर विभाजित किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य की सेवाएं। ये 3 भाग हैं इसके हैं। अखिल भारतीय, केंद्रीय और राज्य, 3 तरह की सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 312 का नाम आपने सुना होगा, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा की गई है। इस अखिल भारतीय सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर की सेवा शामिल होती है। अब आपने आईएएस का नाम सुना होगा, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको आईपीएस कहा जाता है, और भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको आईएफएस कहा जाता है। ये तीनों सेवाएं जो है दोस्तों, याद रखेगा, ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से दोस्तों केंद्रीय सेवाएं भी अलग से, केंद्रीय सेवाएं अलग से। ये तो आपका अखिल भारतीय सेवाएं होगी, ये केंद्रीय सेवाएं, ये तीनों सेवाएं लोक सेवा आयोग से ही संबंधित है। केंद्रीय सेवाएं कर यह सेवा केवल भारत संघ के लिए काम करती है, ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। यहां पर केवल भारत संघ की बात नहीं होती, ये संघ और राज्य दोनों के लिए है। जबकि यहां पर भारतीय संघ के लिए जो काम होते हैं वो केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। कर इस सेवा में नियुक्ति और अन्य शर्तों के संबंध में कानून बनाया जाता है। केंद्र सरकार खुद मन लगा के कानून बनाती है। कर इसके अंतर्गत जो भारतीय राजस्व सेवा है, यानी आईआरएस हो गया, क्या हो गया, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, भारतीय रेलवे लेखा सेवा है, भारतीय डाक सेवा है, ये सभी सेवाएं आती हैं केंद्रीय सेवाओं के अधीन। इसी तरीके से राज्य सेवाएं भी। ये वो तथ्य हैं दोस्तों जो आपके सामने डिस्कस नहीं किए जाते। कई लोग परेशान होंगे कि सर आपका कोर्स थोड़ा सा लेट चलता है। आप ये भी तो देखो कि नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको ज्यादा दिए जा रहे हैं, और मेरा फोकस ये होता है कि जब आपका एग्जाम नजदीक आए तब हमारी क्लासेस की मात्रा बढ़ जाए। आपको लगता है कि हम सब पहले, जैसे अलग अलग मेंटेलिटी होती है, लोग ये सोचते हैं कि हमारा पहले आप पढ़ा दो, हम बाद में पढ़ते रहेंगे। नहीं, 90% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। 90% लोग लास्ट में मन लगा के पढ़ते हैं, शुरुआत में थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। और धावक को ऐसा ही होना चाहिए। आप देखते होंगे जो फील्ड में धावक होता है, अगर उसने शुरुआत में बहुत तेज रेस लगा दिया ना, तो शायद अंतिम पड़ाव में जीत को हासिल न कर पाए। तो शुरुआत में उसको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है और अंतिम समय में पूरी एनर्जी झोंक देनी है। तो आपको भी ऐसे पढ़ाई करना है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आप हमारे कोर्स को ले लिए हैं तो जिम्मेदारी हमारी है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? बताओ ना कि आप इसीलिए परेशान हो रहे हैं। तो पूरे ग्रुप में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको परेशानी बहुत ज्यादा होती है। परमानेंट नंबर दिया गया आपको, आप नंबर पे फोन करिए और बताइए, ठीक है, कि हमको नितिन सर से बात करना, अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट हमसे कहिए। मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपकी समस्याएं क्या हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना है। इधर भी समस्या हो गई थी दोस्तों, कोविड पॉजिटिव लोग हो गए थे। क्या करें उसके लिए? जान जोखिम में डालें, ठीक है।
या हत्या कर दी जाए किसी की, तो आप चीजों को समझा करिए, हर चीजें बताने लायक नहीं होती है, ठीक है। चलिए इधर देखिए, कह रहा राज्य सेवाएं, लिख रहा है यह सेवा सिर्फ राज्यों के लिए होती है, जैसे केंद्र की अपनी सेवाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की अलग हैं, वो अखिल भारतीय वाले राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं हैं, ठीक है, जिसको राजमन्नार आयोग ने कहा कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा इसकी नियुक्ति तथा सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल पर निर्धारित होती है। अरे केंद्र वाली जब संसद में निर्धारित है तो ये वाली राज्य विधानमंडल पे तो होगी ना, ठीक है। लिख रहा है कि इसमें प्रांतीय प्रशासनिक सेवा आ गया, प्रांतीय पुलिस सेवा पीसीएस वाला, ठीक है, प्रांतीय लेखा या संघ परीक्षा सेवा आ गया, जितने भी पीएससी वाले एग्जाम होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। करा अनुच्छेद 315 में दोस्तों स्पेशली लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया, जैसे 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया, वैसे ही 315 में किसके बारे में बताया गया, लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया। करा अनुच्छेद 315(1) में कहा गया कि संघ के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग होगा। भाई केंद्र के लिए तो क्या होगा, एक संघीय लोक सेवा आयोग होगा ना, और राज्यों के लिए अलग से लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है, ठीक है, राज्यों के लिए अलग से लोक सेवा आयोग होगा, तो इसको याद रखेगा। और प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक अलग अलग लोक सेवा आयोग होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, बिहार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, राजस्थान के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसलिए अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग होंगे, ठीक है। करा साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक राज्य यदि चाहें तो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए कल को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चाहता है कि यार हमारा एक ही लोक सेवा आयोग हो, तो राष्ट्रपति की संस्तुति पर ऐसा किया जा सकता है, एक लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। वैसे ही जैसे राज्यपाल एक स्थान से दूसरे स्थान के कार्यभार को भी संभाल सकता है एक साथ दोनों, तो यहां पर भी वैसा हो सकता है, लेकिन हां यहां पर राष्ट्रपति से आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। दरअसल लोक सेवा आयोग क्या है, ये एक सांविधिक निकाय है, गैर सांविधिक नहीं। गैर सांविधिक तब होता जब इसका अनुच्छेद नहीं होता, और हमारे संविधान में तो इसका अनुच्छेद है, और जिसका अनुच्छेद होता है वो संवैधानिक होता है या सांविधिक होता है, तो एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बता रहा है, करा यह एक सलाहकारी निकाय भी है, क्योंकि समय समय पर सलाह भी देता रहता है। करा लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं। अब देखिए यहां पर जो सदस्य हैं कैसे हैं, कार्यकाल कितना है, हटाने की शर्तें क्या, ये सब चीजें जान जाइए, ये सब जनरल बातें, अगर ये सब जान गए तो कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। लिख रहा है हटाने की शर्तें, ध्यान दीजिएगा, हटाने की शर्तें। करा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निम्न आधार पर हटाया जा सकता है। भाई नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, इसलिए हटाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, राष्ट्रपति की है। कर अगर कोई दिवालिया हो जाए, अब पागल दिवालिया हो गया तो हटाओ यार, उस पोस्ट पे पागल दिवालिया को थोड़े बैठाएंगे, ठीक है, तो उसको हटाया जाएगा। या वो अपने कार्यकाल में अपने पद पर मिला कोई वैतनिक पद स्वीकार कर लेता है। भाई क्या कर ले कि एक पद के साथ साथ कोई दूसरा पद अगर वो ग्रहण कर लेता है तब तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। भाई दूसरा पद ले लियो तो यहां क्या कर रहे हो, हटो यहां से। या राष्ट्रपति के विचार में मानसिक शारीरिक अवस्था के कारण वो अपने कार्य करने में असक्षम हो गया है, या तो उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या वो शारीरिक रूप से परेशान है, बीमार चल रहा है, इस तरह से वो आयोग के कार्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति को अगर महसूस होगा तो भाई तब भी हटा दिया जाएगा उनको। या फिर कोई सदस्य दुराचार कर रहा हो, अरे पता चला लोक सेवा आयोग में पहुंच गए, अब सीटें बेचने में लगे हैं, खाली कर दिए, पूरा लोक सेवा आयोग को बेच दिए, ठीक है, कोई टेबल बेच रहा है, कोई पंखा मेज बेच रहा है, ठीक है, ऐसा अगर हो जाए, या रिश्वतखोरी हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, तो ऐसे में भी राष्ट्रपति आदेश जारी करके तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। आगे लिख रहा है उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये तो सत्य है कि भाई किसी में नहीं कर सकते, ज्यादातर में नहीं होता है। अपनी कार्यविधि की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। याद रखिए, जो लोग भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर या पद में आ जाते हैं वो फिर दोबारा कोई पद धारण नहीं करते। एक बार यहां से रिटायर हुए तो फिर अब उनको घर बैठकर आराम करना है, कभी चाहे को फिर से जाके काम पे लगेंगे नहीं, काम पे लगना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के बहुत गुप्त बातें उन्हें पता रहती हैं, ऐसे में ओपन होकर के उनका काम करना ये सही नहीं होता, इसलिए ऐसा किया गया। कर पद से संबंधित शर्तें, अब उनका जो पद है उनसे संबंधित शर्तें क्या है, देखिए पढ़िए ध्यान से। लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण नहीं कर सकता है। तो आपको पहले ही बता दिया गया भाई अध्यक्ष जो है वो कोई और पद नहीं धारण करेगा, क्योंकि बहुत सारी गुप्त जानकारी इनके पास होती है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद धारण कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अगर अध्यक्ष है और वो प्रमोट होकर के संघ लोक सेवा आयोग तक जाना चाहता है तो जा सकता है, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे राजस्थान वाला उत्तर प्रदेश आना चाहता है, उत्तर प्रदेश वाला उत्तराखंड जाना चाहता है तो भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो ये हो सकता है। करा संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उस आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है। भाई संघ लोक सेवा आयोग में कोई सदस्य था, उसको उठा करके किसी राज्य में अध्यक्ष बना दिया गया,
आप उल्टा मत सोचिएगा। पता चला संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था, उसको बना के राज्य में अध्यक्ष बना दोगे। अरे पॉसिबल है? मतलब वही बात कर दिया, प्रधानमंत्री को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। अरे इज्जत कुछ है कि खत्म हो गई है? मुख्यमंत्री को उठा के प्रधानमंत्री बनाओ, बात समझ में आता है। प्रधानमंत्री को उठा के मुख्यमंत्री बनाओगे, बात समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उस आयोग के अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई अलग से पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गठन की बात करें कि इसका गठन कैसे हुआ, लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और सदस्यों। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर दो है, या तो अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है या सदस्यों की, या सदस्यों की संख्या हो सकती है या सेवा शर्तें। कुछ भी लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी बात होगी, सभी बातों का निर्णय उनको हटाना है, लाना है, संख्या बढ़ाना है, संख्या घटाना है, कुछ भी करना है। भाई धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही, तो यहां भी मेंबर तो बढ़ेंगे ना, उतने मेंबर रहेंगे, बढ़ेंगे ना, तो सब किसकी जिम्मेदारी? सब राष्ट्रपति की जिम्मेदारी यहां पर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कह वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं। पदावधि देखिए कितनी होती है। पदावधि दिया गया कि 6 वर्ष या 62 वर्ष में से जो भी इनमें से पहले हो जाए उतने में क्या कर दिया जाएगा? रिटायर कर दिया जाएगा। इसके अध्यक्षों और सदस्यों का जो वेतन होता है ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा एक बात और याद रखिए, अगर संघ लोक सेवा आयोग है यानी सेंट्रल वाला है तो उसका फंड कौन देगा? उसका पैसा तो भारत सरकार देगी, यानी भारत की संचित निधि से। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, तो पैसा राज्य का जो संचित निधि उससे जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी है भैया? केंद्र रखा है तो केंद्र के संचित निधि से, और राज्य रखा है तो राज्य की संचित निधि से जाएगा। तो बस इतनी सी कॉमन सी बातें हैं। चलिए करा राज्य संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग होता है उसके बारे में देख लीजिए। करा इसकी नियुक्ति कैसे होती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे वहां पे राष्ट्रपति करता है वैसे यहां पे राज्यपाल करता है, इसको याद रखेगा। ठीक है, लेकिन अगर संयुक्त वाली बात आ गई, 2 राज्यों के लिए एक आ गया, तो वहां पर राष्ट्रपति से पूछना पड़ जाएगा, वहां पे फिर राज्यपाल नहीं होगा। पदावधि की बात करें तो यहां पे 6 वर्ष और 65 साल कर दिया गया। उस वाले में 62 साल, उनको पहले रिटायरमेंट दे दिया जा रहा है, इनको 65 साल तक काम कराया जा रहा है। ठीक है, राज्य वालों को है 6 वर्ष या 65 में से जो भी पहले आ जाएगा उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। पद मुक्ति की बात कर रहा है कि कब उनको पद से मुक्त किया जा सकता है। कह रहा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देकर जा सकते हैं। जैसे वो लोग राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते थे वैसे अपना इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात है तो राष्ट्रपति को सौंपे। भाई राष्ट्रपति ने उनको बनाया था संयुक्त वाले में, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एक साथ बन रहे थे तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना था ना, तो यहां पर इस्तीफा देना तो राष्ट्रपति को दीजिए, यहां राज्यपाल की बात मत कीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो बताया तो आपको कि अगर केंद्र का है तो केंद्र दे, वो केंद्र की संचित निधि से जाएगा। अब जैसे आप राष्ट्रपति राज्यपाल का देख लो, राष्ट्रपति का वेतन देना है तो क्या करें? उत्तर प्रदेश की संचित निधि से दे दें। क्यों दे दें? राष्ट्रपति तो केंद्र का है ना, तो उसको केंद्र की संचित निधि से देंगे। और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है तो उसको क्या महाराष्ट्र की संचित निधि से दे दें? नहीं, महाराष्ट्र का क्यों दोगे? केंद्र क्यों देगी? अरे राज्यपाल राज्य का काम कर रहा है तो राज्य सरकार की जो संचित निधि है, राज्य की जो संचित निधि है उससे दिया जाएगा। तो वही बात यहां पे दे रहा है। ठीक है, चलो करा लोक सेवा आयोग के कार्य। करा संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं। करा संघ तथा राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराना किसका काम है? ये संघ लोक सेवा आयोग का काम है या राज्य लोक सेवा आयोग का काम है, जो भी है। जैसे पीसीएस का एग्जाम कराना तो राज्य देखे और आईएएस का एग्जाम कराना तो संघ देखे, ऐसा हो रहा है ना, बस वही चीजें हैं। करे यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त नियोजन अथवा भर्ती के लिए आग्रह करे तो राज्य इस प्रकार की योजना बनाने में मदद कर सकता है। भाई 2 राज्य मिलकर अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। भाई वो तो अपना संयुक्त जो है लोक सेवा आयोग भी बना सकते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, वो तो राज्य बना सकते हैं, तो वैसे यहां पर पेपर भी कर सकते हैं। संघ तथा राज्य सरकारों को निम्नांकित मसलों पर आयोजन देना और परामर्श देना, तो परामर्श लेने देने का काम भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निर्वाचन आयोग के बारे में लगे हाथ पढ़ लेते हैं। निर्वाचन आयोग, आप ही लोग बोल रहे थे ना कि सर आपकी क्लास थोड़ी छोटी रहती है तो बड़ी करते हैं, बड़ी करते हैं, क्या दिक्कत है? आराम आराम से पढ़ते चलिए। निर्वाचन आयोग, दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में चर्चा किया गया है। 325 में फिर मतदाताओं के बारे में बताया गया, 324 में निर्वाचन आयोग। लग रहा है कि ऐसे प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का पूरा अधिकार है जिसका उम्र 18 साल हो चुका है। भाई अगर आप 18 वर्ष के हो तो आप मतदान दे सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इससे अधिक आयु प्राप्त कर ली हो या कम से कम इतना हो गया हो, चाहे वो किसी भी लिंग, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी वंश, किसी भी मतलब जन्मस्थान
स्थान पूरे भारत में कहीं भी हो वो वोटिंग दे सकता है, मतदान कर सकता है, ठीक है। तो उसका बाकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्वाचन निर्बाध एवं निष्पक्ष होना चाहिए। सही बात है, कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए ना मतदान, उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। कारण संविधान के अनुच्छेद 324 में उपबंध है कि भारत में क्या होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा। यह एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जिसके अधीक्षण और निर्देशन के अधीन निर्वाचन कराए जाते हैं। पूरे देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी इसी की होती है। जैसे एक अलग दो तरह से होते हैं, सेंट्रल के लिए होता है, राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग भी बना दिए जाते हैं जो राज्य से संबंधित अलग अलग चुनाव भी कराते रहते हैं। लिख रहा निर्वाचन आयोग संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के वास्ते तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के वास्ते सभी तरह के निर्वाचन से संबंधित अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करते हैं। ये निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। गठन कैसे होता है? लिख रहा निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य ऐसे निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत किया जाए। भाई समय समय पर यहां पर पदों में, मतलब पदों में नहीं, संख्याओं में वृद्धि की जाती है, तो अलग अलग रहती है, जैसा राष्ट्रपति को लगता है वैसा यहां पर राष्ट्रपति करता है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनके वेतन और भत्ते देखिए। कर अक्टूबर 1993 दोस्तों, इसके पहले ये आयोग जो बना था इसमें पहले 1 सदस्य था, बाद में 2 सदस्य किया गया, बाद में 3 सदस्य कर दिया गया। समय आते गया, धीरे धीरे अपडेट होते गया। तो अक्टूबर 1993 से बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। केवल मुख्य वाले को और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको, ठीक है। इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद उनके कार्यकाल, वेतन और अन्य सेवा शर्तों में उनके हितों के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया। करा इसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है क्योंकि यह संघ से संबंधित कार्य है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, ठीक है, जैसा कि राज्य लोक सेवा आयोग में होता है उस तरीके से, ठीक है। वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर के मुक्त हो सकते हैं या संसद द्वारा महाभियोग, वैसे महाभियोग तो खाली राष्ट्रपति पर लगता है, इनको साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। कर मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त कहिए या निर्वाचन आयुक्त कहिए, बात एक ही है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रकार परिचित किया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार के आधार पर और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है, तो उसी प्रकार याद रखें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, ठीक है, जो भी पहले हो जाए। अन्य वालों में उनका 6-65 चल रहा था, इनका 6-62 चल रहा है, ठीक है। कह कि जो भी पहले हो, कर वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें, पदावधि वही होंगी जो समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाए। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं? निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। ये कितने बड़े क्षेत्र में निर्वाचन होना है, हर बार क्या होता है उसका परिसीमन किया जाता है, सीमाओं को बढ़ाना घटाना। सिंपल बात समझो, जैसे कहां तक के नागरिकों को माना जाए कि ये एक लोकसभा में या फिर एक जगह पर वोटिंग देंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा परिसीमन किया जाता है। तो कारण निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन होना चाहिए, एक बार फिर से चिन्हित किया जाना चाहिए। तो हर 10 साल पे जनगणना रिपोर्ट आती है, जैसे 2011 में आया था, अब 2021 में आएगा, तो 2021 में परिसीमन भी किया जाएगा, ठीक है, क्षेत्रों में वहां पर बदलाव किए जाएंगे। करा परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है। मतदाता सूची तैयार करना यह निर्वाचन आयोग का काम है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना यह निर्वाचन आयोग का काम है। राजनीतिक दलों के लिए अपना चुनाव चिन्ह देना, कमल दे दिया, हाथ का पंजा दे दिया, हाथी दे दिया, साइकिल दे दिया, ठीक है, ये चुनाव चिन्ह देना, या चुनाव की व्यवस्था करना, या चुनाव को रद्द करना, या कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि चुनाव फिर से कराना पड़ जाए, उपचुनाव करना, या अर्धन्यायिक कार्य जैसे सदन के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी कोई काम हो गए, भाई कौन योग्य है, कौन निर्वाचन के लिए पात्र है, कौन अपात्र है, वो सब डिसीजन लेना, ठीक है। या राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिताएं बनाना, भाई आचार संहिता बनती है, कौन कितना खर्च कर सकता है, कौन कितना दिखा सकता है, वो सारी चीजें हो गई। राजनीतिक दलों की आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए थोड़ा सा छूट देना, चुनाव में उम्मीदवारी को खर्च करने के लिए राशि को निश्चित करना, ये सभी कार्य जो होता है ये किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा है दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, और उसके बाद अंतिम टॉपिक हमारी आएगी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो ये सभी टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
अनुसूचित जाति और जनजाति, एकदम सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, एकदम इतना बात आप याद रखेगा, इससे ज्यादा बात आपके परीक्षा में नहीं आने वाला है, लिखित ले लो, ठीक है। संविधान के 65वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग की गठन की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद यहां पर याद रखेगा 338, ठीक है, 338 याद रखेगा। इस आयोग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 मेंबर होंगे, कुल मिला के 7 लोग हो गए, ठीक है। किसमें? अनुसूचित जाति और जनजाति वाला जो आयोग बना है। आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस आयोग को व्यापक संवैधानिक दर्जा न दिया गया होता तो 338 में दिखता कैसा, ठीक है, तो दिख रहा है, इसका मतलब दर्जा दिया गया है। इसको व्यापक अधिकार भी दिए गए हैं। आयोग का जो कार्य है वो निम्नलिखित कार्य है। लिख रहा है अनुसूचित जाति तथा जनजाति से संबंधित कोई भी फैसला केंद्र या राज्य सरकार या आयोग के द्वारा विचार विमर्श करके ही लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई केंद्र जो है अपने मनमानी कर दे और उससे अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों का जो भला न होने पाए या फिर उनके खिलाफ कोई बात हो जाए। तो यहां पर केंद्र, राज्य और जो आयोग, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। इस समय देखिए एक्टिव हो गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शोषण और अत्याचार की जांच करना भी किसका काम है? वो इस जनजाति आयोग का काम है। इस जाति के सदस्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना, उनको आगे बढ़ाना, समाज कल्याण देखना, ठीक है। जो योजनाएं बन रही हैं वो योजनाएं इनके तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही, उन सब चीजों की भी जांच इनके द्वारा की जा सकती है, ठीक है। और अंतिम पॉइंट है केंद्रीय सतर्कता आयोग। करा प्रशासनिक अधिकरण, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके, 1966 में जो पढ़े थे। करा प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 32 अंक में इसके अधिकरण के प्रावधान, यहां पे दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। करा कि अच्छा इसके बारे में देखिए, अच्छा देखिए इस तरह के अधिकरण क्यों बनाए जाते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों इसलिए बनाया जाता है कि जो संघ और राज्य में कार्य करने वाले लोग हैं, क्या वो भी किसी के जो है अंडर में आते हैं? वो भी जितने भी लोग, देखिए कार्य करने वाले लोगों को स्पेशली एक नाम दिया जाता है, एक शब्द बनाया गया है, लोक सेवक। क्या बनाया गया है? लोक सेवक कहा गया उन्हें। क्या कहा गया? लोक सेवक। तो क्या लोक सेवक की जो सेवा शर्तें होती हैं वो ठीक ढंग से वो निर्वाह कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या उससे संबंधित जो निपटारा होता है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। लिख रहा है प्रशासनिक अधिकरणों का गठन करना, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जो न्यायिक सदस्य होते हैं, प्रशासनिक सदस्य भी होते हैं, ठीक है। और जितना सरकार उचित समझे उस हिसाब से यहां पर सदस्यों की संख्या बढ़ा और घटा सकती है, जैसा राष्ट्रपति को समझ आए, ठीक है। करें अन्य निम्नलिखित विषयों पर या उनसे संबंधित विषयों पर विवादों, परिषदों या अपराधों के न्याय निर्णय के लिए अधिकरणों की स्थापना करना। अलग अलग जैसे आपने देखा होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया, या फिर जो अलग अलग अधिकरण, न्यायाधिकरण बन रहे हैं, उन सभी में इसका योगदान होता है। किसी कर का निर्धारण करना, संग्रह करना, प्रवर्तन करना, भाई सरकार कोई नया कर लगा रही है, उसका संग्रह कर रही है, कोई नियम कानून बदल रही है, ठीक है, या फिर आयात निर्यात से संबंधित कोई तथ्य है, तो वो सब चीजें। औद्योगिक तथा श्रम विवाद हो गया, भूमि सुधार हो गया, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा हो गई, संसद के प्रत्येक सदन, जिसमें राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन हो गया, बहुत कुछ। मतलब इनको एक तरह से जान लीजिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास में पावर दिया गया है। ऐसा नहीं, लोक सेवक जहां जहां भी लोक सेवक हैं, चाहे संघ के चाहे राज्य के, वो हर जगह सेवा शर्तों के आधार पर जांच पड़ताल कर सकता है। ऐसे आप समझ लीजिए, इतना ही आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा ये भी आपके सिलेबस में नहीं था। ये तो कहिए मैंने सोचा कि आप पढ़ा ही रहा हूं तो आपको दे दिया जाए और पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो इससे ज्यादा बातें नहीं है, बाकी बातें दोस्तों अगले लेक्चर में किया जाएगा। अगला टॉपिक मैं आपको संविधान संशोधन से संबंधित देना चाहता हूं, वो और जितनी भी अनुसूचियां वगैरह हैं वो, ये टॉपिक मैं आपको दे दूंगा, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।